बस बस बेटा दुआ करना, पढ़ के जाना, लेकिन आप लोग पब्लिक वालों, सेम पब्लिक। ऑलराइट बेटा, वेव स्टार्ट करेंगे। वेव्स, इट इज ट्रैवलिंग एनर्जी। इट इज व्हाट? ट्रैवलिंग एनर्जी। सो वेव इज ट्रैवलिंग एनर्जी। और जो कल मैंने ये जो शेप बनाई थी, आई लेबल्ड दैट शेप एज वेव प्रोफाइल, तो आप इसको वेव प्रोफाइल कहेंगे। इसकी टाइप्स हैं। नंबर वन, मैकेनिकल वेव्स। और नंबर टू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? ऐसी एनर्जी जिसको सोर्स से एमिट होने के बाद प्रोपेगेट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैटर की जरूरत पड़े, मतलब मीडियम की जरूरत पड़े, उसे क्या कहते हैं हम? मैकेनिकल वेव्स। वेव्स which requires medium, matter in any phase, medium means matter in any phase, for propagation, for propagation. Waves which require medium for propagation, examples, इनमें सबसे कॉमन है साउंड वेव्स, water waves, waves on a string, waves on a string, sound waves, water waves, waves on a string, etc. These are mechanical waves. Number two, electromagnetic waves. ऐसी वेव्स जो फ्री स्पेस में से भी ट्रेवल कर सकते हैं। आमतौर पर कैंडिडेट्स कहते हैं वेव्स which do not requires medium. No, it's not technically correct to say this, but आप कहेंगे कि भाई waves which can travel through free space also. ये फ्री स्पेस में से ट्रेवल नहीं कर सकती, जबकि जो वेव्स फ्री स्पेस में से ट्रेवल कर सकें वो क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो। वेव्स which can travel through free space. Examples: only electromagnetic waves are basically able to travel through free space, जिनमें पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, infrared radiations, visible light, ultraviolet, radiations, X-rays and gamma rays. ठीक है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। ये फ्री स्पेस में से ट्रेवल कर सकती हैं और इसके अलावा मीडियम में से भी मूव कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हो गई कौन सी? मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, हम पहले स्टेप में पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव वेव्स। क्या पढ़ेंगे? प्रोग्रेसिव वेव्स, जिसको हम ट्रैवलिंग वेव्स भी कहते हैं।
प्रोग्रेसिव वेव्स भी कहते हैं और ट्रैवलिंग वेव्स भी कहते हैं। ऐसी वेव्स जिससे या जो एनर्जी ट्रांसफर तो करें लेकिन मीडियम को ट्रांसफर ना करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, हम कहते हैं प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और ट्रांसफर एनर्जी from one point to another without transferring medium. One point to another transfer energy from one point to another without transferring medium. मैकेनिकल वेव्स में या आमतौर पर जो डेफिनेशन है ये बेसिकली कंप्राइज्ड है किसके लिए बेटा, मैकेनिकल वेव्स के लिए। ज़रा मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो अगर एक जगह से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी तो ट्रांसफर हो जाए लेकिन मीडियम ट्रांसफर नहीं हो रहा ना, तो हम इन्हें कहते हैं मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव्स। क्योंकि दूसरी जो हमें टाइप पढ़नी है दैट इज स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स में और इसमें फर्क है, उसमें एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होती, उसमें एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगी। इसमें एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है। मीडियम तो किसी भी केस में, चाहे प्रोग्रेसिव वेव्स हो चाहे वो स्टेशनरी वेव्स हो, मीडियम तो ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगी। ऑलराइट, अब कुछ इसमें वेव्स को डिस्क्राइब करते हैं, जरा समझिएगा। हम पहले स्टेप में वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग ले लेते हैं। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, ज़ाहिर स्ट्रिंग पर जो वेव्स चल रही हैं दीज आर मैकेनिकल वेव्स। मेक इट क्लियर एज वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर के वेव क्या है बेटा, ट्रैवलिंग एनर्जी है। और इसको थोड़ा सा यूं समझ लें आप कि भाई जब वेव ट्रैवलिंग एनर्जी है तो एनर्जी की पिक्चर नहीं, एनर्जी की क्या नहीं है, पिक्चर नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर लेट्स सपोज हम जिस मीडियम को एड्रेस कर रहे हैं दैट इज अ स्ट्रिंग। लुक एट दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग पर मैं कुछ बीड्स बना देता हूं। मेक इट क्लियर, सम बीड्स आर ऑन दिस स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग जो है ये है अभी अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, इट इज मीन पोजीशन or undisturbed position of the string. String mean position, that is undisturbed position. This is incoming energy of the wave. ये speed of wave के लिए v लिख रहा हूँ। अब जाहिर है बेटा wave energy है तो एनर्जी के लिए मैं पिक्चर नहीं बना रहा। The energy is about to enter into this string. ये स्ट्रिंग में एंटर हो रही है। अब मैं इस स्ट्रिंग के सक्सेशन में इमेजेस बनाऊंगा कि जब ये एनर्जी इसमें एंटर होगी तो स्ट्रिंग किस तरह बिहेव करेगी या कैसी दिखाई देगी। हर इमेज वेव के क्वार्टर पीरियड के बाद का इमेज है। कितनी देर के बाद का इमेज है, क्वार्टर पीरियड। सो लाइक दिस इज द इमेज ऑफ द स्ट्रिंग at time t is equals 0. Image of the string at the time t is equals to 0 when energy is about to enter into the string. When energy is about to, when wave is about to enter into the string. All right, so now the image of the same string after a time equals to quarter time period, after a time equals to quarter time period of the wave। जिस वेव की हम बात कर रहे हैं उसके क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद का इमेज ऑफ द स्ट्रिंग। एक्चुअली द पॉइंट वेयर एनर्जी हैज रीच्ड, एक्चुअली वो ये रहा पॉइंट। ये कितनी देर के बाद का इमेज है स्ट्रिंग का, आफ्टर अ टाइम इक्वल्स टी प्लस क्वार्टर टाइम पीरियड। अब आप देखें, यू आर लुकिंग एट स्ट्रिंग, यू आर नॉट लुकिंग एट वेव। एक्चुअली हम वेव नहीं देख सकते,
हम वेव से पैदा होने वाले इफेक्ट्स देख सकते हैं, अगर वो विजुअल इफेक्ट्स होंगे। कभी कभी विजुअल नहीं होंगे, कभी ऑडिबल इफेक्ट्स होंगे, डिपेंड करता है कि वो इफेक्ट्स कैसे हैं। सो वी कैन नॉट सी वेव और वी कैन नॉट डिटेक्ट वेव, वी कैन डिटेक्ट इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेव्स हियर फॉर दिस मैकेनिकल वेव। तो आप देखें, एनर्जी है वेव, जैसे ही एनर्जी इस मीडियम में एंटर हुई तो इसने इस मीडियम में क्या चेंजेस प्रोड्यूस किए, इस मीडियम के पार्टिकल्स को अपनी मेन पोजीशन से क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इस मीडियम के अपनी मेन पोजीशन से क्या हुए, डिस्प्लेस हुए, कुछ अपवर्ड्स डिस्प्लेस हो गए। तो ये देख लें बेटा, मेन पोजीशन से ये पार्टिकल्स, जिस इलाके में से ये एनर्जी पास हो रही है, सिर्फ उस इलाके के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए, बाकी डिस्टर्ब नहीं हुए। आफ्टर एनदर क्वार्टर टाइम पीरियड फर्दर डिले करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका शेप क्या होगा मीडियम का। नाउ द मीडियम वुड लुक लाइक दिस। मीन पोजीशन बना ले पहले, this is mean position, okay? Rest of the string would have the same shape, बाकी जो है मैं इसमें चेंजेस। सो ये जो पार्ट है स्ट्रिंग का आपको ऐसा दिखाई देगा। सो यू आर नॉट लुकिंग एट वेव, यू आर लुकिंग एट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में ये चेंज किसने इंट्रोड्यूस किया, वेव ने, एग्जैक्टली। सो दिस इज द पॉइंट दैट आई एम एक्चुअली टेलिंग यू। Wave is energy and you cannot see this energy, but you can detect effects produced by this energy. हम यहाँ पर कौन से इफेक्ट्स देख रहे हैं कि इसमें स्ट्रिंग में क्या आ रहे हैं, पार्टिकल्स ऑसिलेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशंस कर रहे हैं। ये सारे के सारे अब मीन पोजीशन डिस्प्लेस हो गए। जहाँ जिस इलाके में अभी एनर्जी नहीं पहुंची वो रेस्ट में है। अब ये कितनी देर के बाद का इमेज है, दिस इज द इमेज ऑफ द स्ट्रिंग आफ्टर अ टाइम इक्वल्स टू टी प्लस टी अपॉन 4 प्लस टी अपॉन 4। अनदर क्वार्टर साइकिल इसमें ऐड कर दिया तो आपके पास ये शेप है। सिमिलरली एक और क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद का इमेज देख लें। मैं पूरे एक साइकिल पर इसका इमेज बना देता हूं ताकि आइडिया हो जाए आप लोगों को कि आप मीडियम को जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं आप वो चेंजेस डिटेक्ट कर रहे हो। It is a string again, particles. All right, now what happens, some part of the string would move above the mean position and some part of the string will now move below the mean position. After another quarter cycle, this will be the shape. एनर्जी कहां पहुंच गई, इस जगह पर। कितनी देर के बाद का इमेज है, 3t/4। अगर ऐड कर दूंगा तीनों को तो 3t/4 हो जाएगा। सो लाइक व्हाट हैपेंड हियर, अब देखें ये पार्टिकल्स मीन पोजीशन से किस तरफ शिफ्ट हो गए, डाउनवर्ड्स, और ये पार्टिकल्स मीन पोजीशन से किस तरफ। द थिंग इज कि एनर्जी मीडियम में जिस इलाके को इंटरसेप्ट कर रही है सिर्फ उसमें डिस्टरबेंस है, बाकी अनडिस्टर्ब्ड है पार्ट। बाकी पार्ट क्या है, so what you're looking at, are you able to look into this wave actually? No, you are looking at the string। आपको क्या नजर आ रहा है, स्ट्रिंग। अब यही देखें कि मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है, क्या नजर आ रही है, नहीं। आप इसको देख नहीं सकते, आप इसके इफेक्ट्स डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो क्या उसके लिए भी ऐसी शक्ल बनाओगे, नहीं भाई, वेव तो एनर्जी है। ये शक्ल क्या कहलाती है, वेव प्रोफाइल कहलाती। इसको समझिएगा। यस, जब ये एनर्जी, इट्स अ कोइंसिडेंस, जब ये वेव किसी स्ट्रिंग में से चलेगी तो स्ट्रिंग में और आप देख सकते हैं, ठीक है, इट इज विजिबल टू अस। और स्ट्रिंग में वेव की वजह से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, उन ऑसिलेशंस की वजह से इस स्ट्रिंग का शेप ऐसा बन रहा है। So you are not looking at wave, you are looking at the string that is disturbed by the wave actually। ठीक है, अब वो डिस्टर्बेंस का स्पेसिफिक मोड क्या होगा, वो मोड डिस्कस करते हैं। इट इज ऑसिलेशंस, इट इज व्हाट,
When a wave travels through a string or a mechanical wave travels through a medium, it produces oscillations. It produces oscillations. ये हो गया clear? After one time period, you will get this type of shape. एक टाइम पीरियड के बाद आपको कैसी शेप मिलेगी? पूरी की पूरी एक वेव प्रोफाइल की जैसी शेप मिल जाएगी. कंफ्यूजन है इसमें? अब ये सारे के सारे एक स्ट्रिंग के इमेजेस बनाए मैंने. ये इमेजेस कितनी कितनी देर के बाद लिए मैं स्ट्रिंग के इमेजेस? आफ्टर क्वार्टर टाइम पीरियड ऑफ द वेव. आफ्टर एवरी क्वार्टर टाइम पीरियड वी हैव टेकन द इमेज ऑफ द स्ट्रिंग, और वो इमेज ऐसा दिखता है. क्या ये फिक्स्ड शेप है? नहीं, ट्रेवल कर रही है. ये शेप जो है, ये प्रोफाइल जो है, वेव प्रोफाइल, ये मीडियम में क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है. किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है? इट इज दिस स्पीड v. The wave profile is traveling through this medium, that is string, at a speed v. At a speed what? v. Is it clear? अच्छा, अब देखें. अब हम इसमें कुछ ज़रा वेव को डिस्क्राइब करेंगे कि वेव लेंथ क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सारा कुछ, फेज क्या होता है. अब इन सारी आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर इसी स्ट्रिंग का एक पिक्चर बना रहा हूं. ठीक है, अ पिक्चर टर्न इनटू ग्राफ. एक्चुअली ये पिक्चर है. अब कुछ देर के बाद की पिक्चर बना रहा हूं, मतलब 2 टाइम पीरियड के बाद की, मतलब जिसमें आपको 2 कंप्लीट वेव प्रोफाइल्स नजर आए. कितनी वेव प्रोफाइल्स नजर आएंगी? 2 कंप्लीट वेव प्रोफाइल्स नजर आएंगी. मैं अरेज दिस थिंग. एक कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड. हो गया बेटा? ये बिता दूं? All right, this is an image of the string in which wave train is passing actually. So when the wave train passes through the string would look like this. All right, please बेटा इधर देखो. All right, boys, concentrate now. I have drawn so many beads on this string. Actually, you are looking at string. कितनी देर के बाद की पिक्चर है? 2 टाइम पीरियड. आफ्टर 2 टाइम पीरियड, मतलब 2 कंप्लीट साइकिल्स हैं. So it is actually a picture and picture turned into graph. समझो भाई, picture turned into, मैंने एक फोटो लिया, जैसा ये इमेजेस बनाए हुए, उस फोटो या उस इमेज में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को एक स्केच कर दी और एक वर्टिकल लाइन स्केच कर दी. हॉरिजॉन्टल लाइन को कह दिया कि ये क्या है? डिस्टेंस है. और वर्टिकल लाइन क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट है. मतलब डिस्प्लेसमेंट किसकी? कि कौन सा पार्टिकल अपनी बीन पोजीशन से कितना अबव और बिलो शिफ्ट हुआ है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं. ऑलराइट, सो लुक हियर, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ. So it is actually the picture or image of the medium in which wave train is passing. We have taken the picture of this medium at a specific time. इसका मतलब अगर मैं इस क्लास की फोटो लूं तो इस इमेज में सारे कैंडिडेट्स नजर आएंगे. ठीक है,
कुछ लिख रहे होंगे, कुछ बोर्ड पे देख रहे होंगे, कुछ बातों में मसरूफ होंगे, कुछ मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होंगे, डिपेंड करता है, और होंगे सारे। तो इस तरह इस इमेज में आपको स्ट्रिंग पर मौजूद सारे पार्टिकल्स मिल गए, और सारे पार्टिकल्स क्या सेम डिस्प्लेसमेंट पर है? नहीं। अब यहां पर आइडेंटिफाई करना है इस ग्राफ में, जरा क्लियर कीजिएगा, मैं अगर नंबरिंग कर दूं, ये वाला तो 0 हो गया, चले पार्टिकल, देन 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, got it? So look here, when a wave travels through a medium like mechanical wave, it produces oscillations. When a mechanical wave travels through a medium, it produces oscillations. यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, when a mechanical wave travels through a medium, it produces oscillations. It produces oscillations. जब मैकेनिकल वेव मीडियम में से ट्रेवल करती है तो मीडियम में वो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करती है। ये पार्टिकल्स एक्चुअली ऑसिलेशंस कर रहे हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट पे इनकी पिक्चर ली हुई है तो इसलिए यहाँ पर स्टिल नजर आ रहे हैं। बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किस पार्टिकल की ड्यूरिंग ऑसिलेशंस कहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, कहाँ पर वेलोसिटी कम है, ये अब मैं इस ग्राफ में लेबल करता हूँ। अब जरा समझिएगा, ये वो पार्टिकल्स हैं जो एम्पलीट्यूड पर हैं। कहाँ पर हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इनकी, दिस इज एम्पलीट्यूड। हाँ, और कल हमने फॉर्मूला में एम्पलीट्यूड को क्या लिखा था? एक्स नॉट, याद आ रहा है? कल हमने फॉर्मूला में एम्पलीट्यूड को क्या लिखा था? एक्स नॉट। इमेजिन ये पार्टिकल्स ऑसिलेशंस कर रहे हैं मीन पोजीशन से अबव एंड बिलो, अबव एंड बिलो मीन पोजीशन। जब ये एनर्जी ट्रेवल करके चली जाएगी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया थोड़ी देर ऑसिलेशंस करेंगे, जब इनकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी तो ये रुक जाएंगे। ठीक है, एनर्जी, जब ये एनर्जी डिसिपेट होगी, जब एनर्जी लूज कर देंगे तो क्या होगा? ये पार्टिकल्स रुक जाएंगे। लेकिन कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं हो जाएगा परमानेंटली। अपनी मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेशंस करके ये पार्टिकल्स रुक जाएंगे। वाइब्रेशंस की डायरेक्शन फिलहाल इस डायग्राम में जो मैंने बनाई है वो क्या बनाई है? अबव एंड बिलो द मीन पोजीशन, अबव एंड बिलो द मीन पोजीशन। ऑलराइट, पार्टिकल्स फिलहाल इधर लेबल नहीं किए मैंने, वहां पर लेबल कर दिए। आप चाहे तो लेबल्स इधर भी लगा सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 और सो ऑन। 1 और अप टू 16 है, फिलहाल यहाँ 11 है। अभी क्लियर कीजिएगा बेटा। सो इस मीडियम में क्योंकि हमने एक पिक्चर ली इसकी, तो हर पार्टिकल का स्टार्ट ऑफ द मीडियम से कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो अब आप आइडेंटिफाई करें, हम डिस्टेंस किसे कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कह रहे हैं। ये जो रिलेटिव पोजीशन है किसी भी पार्टिकल की अपने मीडियम में, जिस मीडियम के पार्टिकल्स हैं उस मीडियम में उसकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो कहलाएगी डिस्टेंस। बिकॉज व्हेन अ वेव स्ट्रक ऑन दिस मीडियम, तो ये पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो ये फर्क है अपने बाय हाउ मच अमाउंट अ पार्टिकल इज मूव्ड बियॉन्ड इट्स मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो आइडेंटिफाई कर लें डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन द मीडियम, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड व्हेन इज वेव स्ट्रक ऑन दिस मीडियम, it will made the particles of the medium to vibrate or oscillate. So the extent or the amount by which a particle may or particle can move beyond its mean position, it is called displacement. Got it? उसकी relative position change नहीं होगी, वो just अपनी mean position पे vibration करेगा। अब ये फर्क करें, तो इसलिए ये ग्राफ क्या कहलाता है? डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। हमने लास्ट 2 क्लासेस में ऑसिलेशन डिस्कस किया, उसमें डिस्कस किया कि भाई मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम।
मीन, ये सारे के सारे मीन पोजीशंस पर है, कौन से 0, 4, 8, 12 और 16। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। और जो एम्पलीट्यूड पर है वहां वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो कौन से पार्टिकल्स एम्पलीट्यूड पर है, पार्टिकल नंबर 2, तो वेलोसिटी क्या है इसकी, 0। पार्टिकल नंबर 6 वेलोसिटी क्या है 14, वेलोसिटी क्या है 0। 10 वेलोसिटी क्या है 0। अच्छा, सो डू नॉट कंफ्यूज दिस वेलोसिटी विद द वेलोसिटी ऑफ द वेव। क्योंकि मैंने वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए v लिखा हुआ है तो मैं इसके लिए u लिख देता हूं। वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए मैंने v लिखा है, तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी के लिए मैं v के बजाय क्या आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा हूं, u। मतलब पार्टिकल्स ऑसिलेशंस कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी इस मीडियम में ट्रेवल करिए, तो एनर्जी जिस स्पीड से ट्रेवल करिए, मतलब वेव जिस स्पीड से ट्रेवल करिए, दैट इज v, दैट इज व्हाट, v। इज इट क्लियर? अब यहां पर पहली आइडेंटिटी ये हो गई। अब देखें जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है वो किस डायरेक्शन में है, इसको क्लियर कीजिएगा। मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी, जैसे ही मीन पोजीशन से थोड़ा सा अबव या बिलो जाता है पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डायरेक्शन में भी। देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मार्क कर रहा हूं। मैक्सिमम कहां पर है, मैक्सिमम कहां पर है, मीन पोजीशन पर। वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। इज इट क्लियर? तो ये हो गया वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड्स के देखते हुए हमने एरो की लेंथ एडजस्ट की। कहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड तक जाते हुए वेलोसिटी 0। तो ज़ाहिर बीच वाले जो पार्टिकल्स उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं है, बट इट दोस पार्टिकल्स स्टिल हैव सम वेलोसिटी। पहली आइडेंटिटी जो इस ग्राफ से आपको मिलेगी, इट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन बेटा हमने जो पहले ऑसिलेशन में डिस्कस की थी वही है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। maximum displacement। Then we have the second identity, wavelength। wavelength clear करो बेटा। wavelength, the minimum distance between 2 points, the minimum distance, ये वाला, the minimum distance between 2 points having same phase of motion, having same phase of motion। The minimum distance between 2 points having same phase of motion, this is what we call wavelength। और आप ये भी कह सकते हैं the distance between two consecutive crests or troughs, two consecutive crests or troughs। डायग्राम को देखें, बट इसमें जो फेज ऑफ मोशन की बात हो रही है, तो मैं इसमें फेज को अंडरलाइन कर रहा हूँ। फेज समझ लीजिएगा कि क्या है। अब यहाँ इस डायग्राम में देखो बेटा, कौन से दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस को वेवलेंथ कहना है। ये जो हाई अबव मीन पोजीशन जो इलाका है इसको कहते हैं क्रेस्ट, और जो बिलो मीन पोजीशन है इसको कहते हैं ट्रफ। सो दिस इज क्रेस्ट एंड ट्रफ, crest of wave and trough of wave। same phase of motion का मतलब those particles must have same velocity and displacement। अब बताओ इधर, वैसे तो आप स्टार्ट ऑफ क्रेस्ट से स्टार्ट ऑफ क्रेस्ट तक का डिस्टेंस कह सकते हो ये वेवलेंथ है। ये देखें, स्टार्ट ऑफ क्रेस्ट से स्टार्ट ऑफ न्यू क्रेस्ट, दिस इज वेवलेंथ। start of crest to the start of new crest, it is displaced wavelength। then start of trough to the start of new trough, ये भी क्या कहलाता है, it is wavelength। this distance is also wavelength। ठीक है,
वेवलेंथ वाले डिस्टेंसेस को मैं हाईलाइट करूँ, बट अगर बीच में किसी दो पॉइंट्स के दरमियान वेवलेंथ आइडेंटिफाई करनी हो तो आप उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, जरा समझें। अगर लेट सपोज मैं आपसे कहूं कि भाई पार्टिकल नंबर जिसका लेवल है वन, वन के जैसी डिस्प्लेसमेंट और वन के जैसी डायरेक्शन ऑफ मोशन, नियरेस्ट कौन सा पार्टिकल है जिसकी, इट इज नाइन एग्जैक्टली। व्हाट अबाउट थ्री, थ्री के साथ क्या इशू है, why not, why three is not in phase with one, एग्जैक्टली डायरेक्शन ऑफ मोशन उसकी अपोजिट है। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अपोजिट है। इसलिए आप देखें वन के जैसे फेज में नियरेस्ट कौन सा पार्टिकल है, इट इज नाइन। सो ये डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। सो नॉर्मली कैंडिडेट जो है ना वो प्रैक्टिस में होते हैं कि भाई क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ या पीक टू पीक डिस्टेंस, पीक टू पीक डिस्टेंस, ये तो वेवलेंथ है। बट बीच वाले डिस्टेंसेस को वेवलेंथ के तौर पर आइडेंटिफाई उनके लिए करना मुश्किल हो जाता है। तो उस आइडेंटिटी के लिए आपको ये बड़ा हेल्प करेगा ये पॉइंट कि भाई मिनिमम डिस्टेंस ध्यान में रखिएगा, कोई बीच में ऐसा और पार्टिकल ना हो जिसका फेज वैसा ही हो, तो वो लाइक मिनिमम डिस्टेंस नहीं रहेगा। So it must be the minimum distance between two points which have same phase of vibration या motion कह सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। ये हो गया दो क्वांटिटी जो आप इस ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर वन इट इज डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर टू इट इज सॉरी एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। नंबर टू, अब इसमें से हम वेव इक्वेशन बना देते हैं। वेव इक्वेशन क्या है, वो वेव इक्वेशन जरा समझ लीजिएगा। वेव इक्वेशन अब यहां पर एक्स नॉट जो हमने डिस्प्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया था, अब मैं इसके लिए एम्पलीट्यूड का लेटर ए इस्तेमाल कर रहा हूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो मेक इट क्लियर, वी आर राइटिंग द वेव इक्वेशन। अब ये वेव इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लें। वेव इक्वेशन इज साइन ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, a sin kx minus omega t. This is the wave equation for a wave which is traveling on this string move to the right. इस स्ट्रिंग पर अब देखें ये डिस्प्लेसमेंट को हम y लेबल कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट को क्या लेबल कर रहे हैं वर्टिकल पे, इट इज y। सो दिस इज y। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड a से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कल हमने x नॉट पढ़ा था ऑसिलेशन में, आज हम इसको y करें क्योंकि हम x डायरेक्शन को हम अलग यहां पर एड्रेस कर रहे हैं। x इज दिस डायरेक्शन, मैं इस जगह पर मार्क कर देता हूं, ये y डायरेक्शन है, दिस इज y डायरेक्शन, this one is x direction, y direction, x direction, a is amplitude, a is what, amplitude, k is wave number, what is k, हाँ wave number, amplitude a हो गया, wavelength lambda हो गया, k is what, k is wave number, k is equals 2 pi by lambda, 2 pi by lambda। और वेवलेंथ का यूनिट है, चूंकि वो लेंथ है उसका यूनिट है मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर इनवर्स। इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर इनवर्स। इट इज कॉल्ड वेव नंबर। ओमेगा क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 2 पाई बाय टाइम पीरियड के वेव नंबर कहलाता है। और ये किसके लिए, एक साइनोसॉइडल वेव जो किसी मीडियम में लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रही है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एग्जैक्टली अ साइनोसॉइडल वेव, अ साइनोसॉइडल वेव that is
moving on a medium along positive x direction with speed v. ठीक है, a sinusoidal wave that is traveling on a medium, you are moving on a medium along positive x direction with speed v. Is it clear? Look at the diagram and this expression और इसकी आइडेंटिटीज जल्दी बताओ, इसमें किसी स्टेप पे कंफ्यूजन है? वही है, मैं उसमें सिर्फ वेलोसिटी अगर डायरेक्शन मार्क कर दूं तो आइडेंटिटीज वही वाली फॉलो करेंगे हम. Sorry, x is the distance traveled. X is what? Distance traveled. हाँ, इन टाइम t, जो t है टाइम लिखा हुआ, उस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो टाइम डिस्टेंस लिखना है. हो गया ये? सच आइडेंटिटी के लिए, अदरवाइज बेटा 30 सेकंड है, आप पहले ध्यान में ये रखो. अब जिस एग्जाम में आप अपेयर होने जा रहे हैं उसमें 30 सेकंड है. 30 सेकंड्स के लिए बेटा इसको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं, सॉल्व करने के लिए नहीं दे सकते. इवन के नस्ट के भी टेस्ट में अगर ये वेव इक्वेशन आती है तो कोई इतना ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं होता, इतना ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं होता. अच्छा देखें, अगर मैं इसमें से k कॉमन निकालूं तो एक और एक्सप्रेशन बनती है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा. फिर उसको सपोर्ट करने के लिए आगे फर्दर कुछ क्वांटिटीज डिस्कस करूंगा. व्हाट इफ वी टेक k का मतलब है 2 पाई बाय लैम्बडा. अगर मैं k कॉमन निकालता हूं, साइन, if I take this k common, it will be equals x minus vt. ये क्या बन जाएगा ब्रैकेट में? x माइनस vt. चूंकि k किसके बराबर है? 2 पाई बाय लैम्बडा, तो राइट एट 2 पाई बाय लैम्बडा. मतलब मैंने k कॉमन निकाला तो जो ब्रैकेट में आइडेंटिटीज हैं वो ओमेगा किस में कन्वर्ट हो गया? v. हम ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे? v. नाउ व्हाट इज दिस v? v इज द स्पीड ऑफ वेव. v इज व्हाट? इज द स्पीड ऑफ वेव. और वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन, टुवर्ड्स पॉजिटिव. किसी भी टाइम पर वेव की या वेव प्रोफाइल कैसी होगी आपको ये इक्वेशन बताई. ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं. अच्छा देखें ये कैसे आई आइडेंटिटी. मैं एक स्टेप इसमें बाकी है, वो मैं लिख देता हूं, उससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी कि ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी तो दोबारा ऐसी बन जाए. ठीक है, v विल बी कन्वर्टेड इनटू ओमेगा. कैसे v ओमेगा में कन्वर्ट हो रहा है, हम ये आइडेंटिटी भी इस्तेमाल करेंगे. एक और आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, वो भी लिखता हूं. ये मैं डाल दूं प्रोग्रेसिव वेव के लिए. सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव. किसके लिए बेटा? दोनों ही है, इस्तेमाल में आती है.
अच्छा, अगर कोई वेव, सुने इधर तवज्जो कीजिएगा, अगर कोई वेव पॉजिटिव एक्स नहीं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, देन दिस साइन बिकम्स पॉजिटिव। अब आप बोलेंगे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी तो पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी तो नेगेटिव, कुछ ऐसा ही है, सही है। सो डू नॉट काउंट इट एज कि वो पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो इसको पॉजिटिव लिखना है, नहीं, ये नेगेटिव लिखेंगे साइन को, और जब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो साइन को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट। अच्छा, अब ये था इमेज टर्न इनटू ग्राफ। ये क्या था, हमने स्ट्रिंग जिसमें से वेव ट्रेन ट्रेवल करी है उसकी पिक्चर ली, उस पिक्चर में दो लाइन स्केच की, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या थी, डिस्टेंस, और वर्टिकल लाइन क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम फर्ज करें इस मीडियम पर या स्ट्रिंग पर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, इनमें से किसी एक पार्टिकल की वीडियो रिकॉर्ड करें, किसी एक पार्टिकल की क्या करें, वीडियो रिकॉर्ड करें। जरा देखिएगा, ये वाकई में ग्राफ है, ये ग्राफ क्या कहलाता है, तवज्जो कीजिए। व्हाट इफ वी प्लेस अ रूलर, now look at the diagram. What if we place a ruler beside this string, इसके बराबर में रखें। अब जब इसमें से एनर्जी ट्रेवल करे, दैट इज वेव, तो ये ऑसिलेशंस करेगी। तो इस रूलर के अगेंस्ट या इस स्केल के अगेंस्ट हमें समझ नजर आएगा कि कौन सा पार्टिकल किस टाइम पर कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो हमें इस तरह उस वीडियो से दो क्वांटिटीज मिलेंगी। नंबर वन, at which time the value of time and the displacement of the particle, जिस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं खाली उसके लिए ये डेटा हम कलेक्ट करेंगे। कौन सी दो क्वांटिटीज कलेक्ट हो जाएंगी इससे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब अगर उस डेटा से आप ग्राफ प्लॉट करें तो बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल ऑफ द मीडियम, displacement versus time graph for a particular particle, for a specific particle of the medium। पार्टिकल नंबर 0 है, पार्टिकल नंबर 1 है, या पार्टिकल नंबर 2 है, एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। किसी भी एक के लिए इट्स ए कोइंसिडेंस कि जब आप उस डेटा को प्लॉट करेंगे और उन तमाम प्लॉटेड पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो इत्तेफाक से ये शेप भी आपको इस किस्म का कर्व देगी। मतलब वो डेटा जो आपने इस वीडियो से कलेक्ट किया, उन सारे पॉइंट्स को आपने ग्राफ में प्लॉट किया, उन तमाम प्लॉटेड पॉइंट्स को एक स्मूथ कर्व से कनेक्ट किया, तो इत्तेफाक से वो कर्व की शक्ल कैसी बनेगी। अच्छा, अब यहां पर एक बात समझिएगा, दिस इज द शेप ऑफ द कर्व। मेक इट क्लियर बेटा, थोड़ा सा फिर समझ में आएगा, अदरवाइज आप ऐसे ही मुंह खोल के रखेंगे, मुंह खुलेगा खुला रह जाएगा। ये स्ट्रिंग है, टाइम 0 है, सारे पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट 0। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ग्राफ ऑफ पार्टिकल 0, ऑफ पार्टिकल 0 ओ, जिसका नाम था ओ। चलो ओ के लिए ग्राफ, जरा उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है। अगर 2 का ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, 2 का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो 2 का ग्राफ ओ से कितना शिफ्ट हुआ होगा, 90 डिग्रीज, या क्वार्टर टाइम पीरियड, ये क्वार्टर टाइम पीरियड के स्टेप्स हैं। द ग्राफ ऑफ 2 विल बी शिफ्टेड बाय दिस मच टाइम ऑन दिस ग्रिड। ये किसके लिए बनाया है, 2 के लिए, ओ के लिए और 2 के लिए। चले, अगर मैं 2 नहीं किसके लिए बना दूं, इट इज फॉर, लेट्स सपोज, नो विच वन इज दिस, 4, हाँ 4 के लिए प्लॉट करें तो ये 4 का, ये किसका, 4 का, दिस इज फॉर 4। चले 4 के अलावा किसी और के लिए प्लॉट करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट इज 6, सो 6 वुड बी समवेयर हियर, हाँ 6,
एक ही ग्राफ में बहुत सारे पार्टिकल्स को आप, दिस इज फॉर 6, मेक इट क्लियर, मतलब ये तमाम कर्व्स एक दूसरे से 90 डिग्रीज आउट ऑफ स्टेप हैं, मतलब 4 और ये ब्लू वाला जो कर्व है 0 वाला, ये एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ स्टेप है। कितना डिग्री? 180 डिग्री, मतलब हाफ टाइम पीरियड का फर्क है इनका। देन ये 2 और 0 वाला, 0 और 2 वाला जो कर्व है इनमें कितना फर्क है? 90 डिग्रीज का या क्वार्टर टाइम पीरियड का। तो क्वार्टर टाइम पीरियड या हाफ टाइम पीरियड का डिफरेंस है एटमोस्ट इनमें, सही है। तो इस तरह के ये ग्राफ्स मिलेंगे बाकायदा, आप किसी भी एक पार्टिकल का टाइम के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व्स। अब इस ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? टाइम पीरियड। क्या मिलेगा? सो दिस इज वेयर वन साइकिल इज कंप्लीटेड। मैं ब्लू वाले का बना रहा हूं खाली, ये टाइम पीरियड है। एक साइकिल कंप्लीट हुआ ब्लू वाले का। टाइम पीरियड की डेफिनेशन बेटा वही है जो पढ़कर आए, क्या है? टाइम ऑफ वन कंप्लीट वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, या फिर टाइम ऑफ वन कंप्लीट वेव प्रोफाइल टू प्रोड्यूस, या टाइम टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट wave profile. Is it clear? So for this type of graphs, ये हो गई wave equation, ये हमारे पास कुछ वेव की डिस्क्रिप्शन, क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, और ये टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैपिटल टी, टाइम required to produce one complete wave, ठीक है। टाइम required to produce one complete wave, we call this time period। चले, वेव स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिलेशन। wavelength and frequency relation। Wave speed, wavelength and frequency relation। Wave speed, wavelength and frequency are related by this expression, V is equals F lambda, and as we know that F is 1 upon time period, so आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, so lambda by T। जैसा भी मैंने आपसे कहा था कि ये जो दो वेव इक्वेशंस हैं, इन दोनों वेव इक्वेशंस में ये ट्रांजिशन जो हुई इस फॉर्म में या इस फॉर्म को इस वाली फॉर्म में शिफ्ट करने का जो रोल है वो इन दो इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करने से मिलेगा आपको। एक ये एक्सप्रेशन ओमेगा 2 पाई बाई टी के बराबर होता है, और एक v इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई टी। v इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई टी। जरा देखते हैं कि ये वाली एक्सप्रेशन इसमें कैसे कन्वर्ट हो रही है। तवज्जो कीजिएगा। What if when we multiply 2 pi by lambda with this bracket? तो देखो, followed by this, y is equals a sin, अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 pi x upon lambda। जरा 2 pi by lambda, दिस इज वेव नंबर के, तो ये तो kx हो जाएगा। अब आ जाए आगे लिख रहा हूं, माइनस 2 पाई वी टी अपॉन लैम्बडा। यही बेटा, व्हाट इज v अपॉन लैम्बडा? v अपॉन लैम्बडा बिकम्स 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो मैं v अपॉन लैम्बडा की जगह 1 अपॉन टाइम पीरियड लिख दूं। सो लुक हियर, मैं सिर्फ अब ब्रैकेट में ये जो टर्म है इसको सॉल्व कर देता हूं। 2 पाई v अपॉन लैम्बडा, इट इज इक्वल्स 2 पाई बाय t, सही है। एंड वी नो दैट 2 पाई बाय t किसके बराबर? ओमेगा के बराबर। सो दिस इज हाउ this whole thing will be converted into what? Omega। so वही वाली फॉर्म मिल जाएगी दोबारा से आपको। so it is a sin kx minus omega t या a sin 2 pi by lambda x minus vt, it's the same। सही है बेटा? दोनों में ट्रांजिशन कैसे हुई?
नेक्स्ट, अब है फेज डिफरेंस। अब क्या है बेटा? फेज डिफरेंस। फेज क्या है और फेज डिफरेंस समझ लीजिएगा। ये सारी चीज इधर देखो बेटा, ब्रैकेट में ये सारी ब्रैकेट की वैल्यू, इसको कहते हैं फेज। दिस इज फेज, दिस इज फेज। ये सारा साइन फंक्शन के बाद ये सारी ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है, तो ये एंगल है एक्चुअली। एंगल इस तरह हमने चार चार टर्म्स में लिख दिया है, के एक्स ओमेगा टी, के एक्स ओमेगा टी। तो चार इसमें वैल्यूज आ गई मुख्तलिफ, दो टर्म्स हैं, ये सब मिला के ब्रैकेट को फेज कहते हैं। तो मतलब फेज एक एंगल है। फेज क्या है? एंगल। एन एंगल दैट डिस्क्राइब्स, एन एंगल, एन एंगल that describes, it is phase, it is also phase. An angle that describes the position of a particle on wave over one cycle, over one cycle. किसी भी वेव पर एक पार्टिकल की एक साइकिल के दौरान जो पोजीशन होगी वो ये एंगल बताएगा। इस एंगल को क्या कहते हैं? हम फेज कहते हैं। हम इसका क्या इस्तेमाल करेंगे? हम एक्चुअली फेज डिफरेंस पे, वो जो 30 सेकंड्स 35 सेकंड्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हम फेज डिफरेंस के लिए इसको अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट को। फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, दो एक्सप्रेशंस हैं, इट इज 2 पाई एस अपॉन लैम्बडा, और फेज डिफरेंस बराबर है 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। ये हो गया रेडियन में, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। और सिमिलरली टाइम पीरियड में अगर सॉल्व करना चाहते हैं, इट इज 2 पाई बाय टी, दिस इज रेडियन, एंड दिस इज, हाँ बेटा ये मैं बना रहा हूँ डायग्राम में, 2 पाई की जगह क्या लिख दें? 360 डिग्रीज, टी अपॉन कैपिटल टी। अब कैपिटल टी तो टाइम पीरियड है। यू नो व्हाट इज टी एक्चुअली? लुक एट द ग्राफ। बेटा ग्राफ में देखो, टी को आइडेंटिफाई करो, ग्राफ में देखो एस को आइडेंटिफाई करो। इन दोनों ग्राफ्स में मैं थोड़ा सा चेंजेस करके एस और टी दोनों को लेबल कर रहा हूँ। ये बहुत सारी मैंने प्रोफाइल्स बनाई हुई है, मैं इनमें से किसको कट करूँ? किसी को भी नहीं कर रहा। मेक इट क्लियर। What if we are about to solve for the phase difference between O and 2? अब देखो O और 2, ये रहा O और 2, O और 2 के दरमियान जो ग्राफ की जो कर्व्स हैं, वो कर्व्स कितना टाइम से रिपीट हो रहे हैं, या कितने टाइम के बाद वो शेप रिपीट हो रही है, जरा देखें। is a time interval between the profiles or the shape of the curves which is repeating or which has the same shape after how much time? ये टाइम जो दो कर्व्स के दरमियान सेम शेप के दरमियान जो गैप है उसको इंडिकेट कर रहा है, इसको हम टी से लेबल कर रहे हैं। कौन से दो पार्टिकल्स? 2 और 0। 0 के लिए ब्लू है ना बेटा, सो 0 और 2, पार्टिकल 0 और पार्टिकल 2 का जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये कितने टाइम से लैग कर रहा है? ये कितने टाइम से क्या कर रहा है? लैग कर रहा है या लीड कर रहा है? सो इट्स टाइम लैग और टाइम लीड एक्चुअली। टी इज द वैल्यू ऑफ लैग, टाइम लैग और टाइम लीड। जो भी होगी ये वैल्यू आप ये लिखेंगे। टाइम पीरियड दोनों वेव्स का सेम है, टाइम पीरियड कांस्टेंट हो गया। When you introduce this thing, you'll get the phase difference in radians and you'll get the phase difference in degrees.
थोड़ा सा इसको आसान कर दें, मैं ये वैल्यू लिख के दे देता हूं आपको। क्या बेटा, एस इज डिस्टेंस, मैं वो बता रहा हूं, इसमें डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। जरा इस ग्राफ में देखो बेटा, if it is required to solve for the phase difference between 11 and 15, कौन से दो पार्टिकल्स के दरमियान, लेट सपोज आपसे कहा जाए फेज डिफरेंस बताओ 11 और 15, तो अब देखो 11 और 15 के दरमियान डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस लिखो और वेवलेंथ ऑफ वेव से डिवाइड करो, यू विल गेट फेज डिफरेंस बिटवीन 11 एंड, जरूरी नहीं है कि 11 और 16 हो या 11 और 15 हो, कोई भी दो पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई भी दो, बस उनके दरमियान डिस्टेंस गिवन है तो ये फॉर्मूला चलेगा फेज डिफरेंस के लिए। लेकिन अगर उनके दरमियान टाइम लैग और टाइम लीड पता है तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा फेज डिफरेंस बताने के लिए। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन दे देता हूं, ये मिटा दो। फेज डिफरेंस, T is a time lag or time difference between यहीं पर ही डायग्राम बना दूं, देख लें इधर। डायग्राम को देखें बेटा, द टाइम लैग बिटवीन दीज टू वेव प्रोफाइल्स और या बिटवीन दीज टू कर्व्स, और यहां पर अगर देखें सो कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं, उनके दरमियान फेज डिफरेंस के लिए आपको चाहिए डिस्टेंस, जबकि टाइम पीरियड आपको इस ग्राफ से मिल जाएगा, जबकि वेवलेंथ आपको इस ग्राफ से मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? सो बेस्ड ऑन दीज टू ग्राफ्स एक्चुअली ये फेज डिफरेंस की एक्सप्रेशन है। व्हाट इज एस? कोई भी दो पॉइंट्स जिनके दरमियान आपने फेज डिफरेंस पता चलाना है, उनके दरमियान अगर डिस्टेंस पता है तो ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई भी दो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है तो उन दो पार्टिकल्स के कर्व्स जो है वो कितना टाइम से एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं या कितना टाइम लैग है उनके दरमियान, टाइम से लीड कर रहे हैं, यू नो लाइक यू यूज दिस टाइम दैट इज टी फॉर दिस। अब इसमें भी डिग्रीज में मेजर करना है या रेडियंस में मेजर करना है, कि दोनों के लिए आपके पास ऑप्शन। क्लियर हो गया पॉइंट? चले, मैं इसी में अब वैल्यूज दे रहा हूं, जरा फेज डिफरेंस बता दीजिएगा इन दो पार्टिकल्स के दरमियान कितना है। लेट्स सपोज द वेवलेंथ इज, the distance is in centimeter and the wavelength is 20 centimeter। wavelength की वैल्यू कितनी है? it is 20, the value of the wavelength it is 20 and the value of s is 15। calculate phase difference between a and b, calculate phase difference between a and b। the time period here it is 0.1 second। calculate phase difference between waves in each case। रेडियंस में भी बताओ और डिग्रीज में भी बताओ, दोनों डायग्राम्स में, दोनों ग्राफ्स में, एक में डिस्टेंस वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल होगा और एक में टाइम वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल होगा। सॉल्व करके दिखाएं कि ए और बी प्रोफाइल, पी और क्यू
प्रोफाइल P और प्रोफाइल Q, वेव प्रोफाइल P, वेव प्रोफाइल Q दोनों के दरमियान और पॉइंट्स A और B दोनों के दरमियान बताएं फेज डिफरेंस कितना है जी, रियल क्विक। 3.14 कैसे हो गया? पाई की वैल्यू को इस्तेमाल नहीं करना, रेडियंस में पाई की फॉर्म में बताना है। Do not use the value of pi, just give me the value of in radians in terms of pi, pi radian, 2 pi radian, या pi by 4 है, pi by 6 है, या 3 pi by 4 है, कितना है? थ्री पाई बाय फॉर दिस टाइम वाले का पाई चेक करो, होल्ड ऑन, इट इज 0.025 है भाई, इट्स नॉट 0.5, इट इज 0.025, प्लीज करेक्शन कर ले, इट इज नॉट 0.05, इट इज 0.025। हाँ ये चेंज हो गया, असल में वो शेप देख के मुझे आइडिया हुआ कि ये मैंने वैल्यूज गलत लिख दी थी, शेप देख के भी पता लगता है। इट इज पाई बाय 2 90 डिग्रीज, यस 90 डिग्रीज, ये दोनों वेव प्रोफाइल शिफ्टेड है एक दूसरे से, और इसका कितना आ रहा है? 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, चेक कर लो, 3 पाई बाय 4, दोबारा चेक करो, 15 सेंटीमीटर है, वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो 3/4 वेवलेंथ का तो फर्क है बस। कहा? आप चेक तो करो, ये वाला लगा रहे हैं आप, एस की वैल्यू 15 लिखी, लैम्डा की वैल्यू 20 लिखी, ठीक है, ये कितना हो गया? 3/4, ठीक है, 3 पाई बाय 2, 15 and 20, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है बेटा, यू आर करेक्ट, ऑलराइट बेटा। अच्छा, जनरल वेव प्रॉपर्टीज हैं, जनरल वेव प्रॉपर्टीज, ये सारी अभी जनरल वेव प्रॉपर्टीज चल रही हैं कि टाइम पीरियड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ऑल दैट स्टफ, फिर वेव स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिलेशन, ये सारी की सारी क्या है? जनरल वेव प्रॉपर्टीज हैं। अब जनरल वेव प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी क्या होती है और एम्पलीट्यूड क्या होता है, इनका रिलेशनशिप। इंटेंसिटी, बस ये लास्ट पॉइंट है। इंटेंसिटी को बेटा आई से लेबल कर रहे हैं। इंटेंसिटी की डेफिनेशन, एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय वेव्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप बाय वेव्स लिखें, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन पर यूनिट टाइम
energy transmitted per unit area normal to the direction of energy transfer या wave motion per unit time E upon A upon T actually ऐसा यूनिट है इसका वॉट पर मीटर स्क्वायर वॉट पर मीटर स्क्वायर W is watt actually अब एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर सो इंटेंसिटी कैन आल्सो बी written in terms of power as power transmitted per unit area बट डेफिनेशन ये नहीं है सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल में आएगी बट ये डेफिनेशन नहीं है डेफिनेशन ये जो ऊपर लिखी है बाय वर्ड्स वो इस मैथमेटिकल उसका एक्सप्रेशन है डेफिनेशन ये है बट सॉल्व करने के लिए दोनों इस्तेमाल करेंगे इंटेंसिटी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेंसिटी affecting intensity intensity is directly proportional to square of amplitude intensity is directly proportional to ये तीनों मैं एक साथ लिख देता हूं एम्पलीट्यूड स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एंड सेपरेशन स्क्वायर ये देखो बेटा व्हाट इज ए एम्पलीट्यूड F frequency R separation from the source अब इनमें से बेटा देखिए हम ये रिलेशनशिप कैसे इस्तेमाल करेंगे इनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम कोई दो कांस्टेंट करके तीसरे के साथ इंटेंसिटी का रिलेशनशिप बनाया जाता है समझें जरा एमसीक्यूज को हैंडल करना हमने तो एमसीक्यूज को 30-35 सेकंड्स तक के हिसाब से किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा इस एक्सप्रेशन को फुल लेंथ में इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई तीन में से दो क्वांटिटीज फिक्स कर देंगे और तीसरे का इंटेंसिटी के साथ रिलेशनशिप देखेंगे मिसाल के तौर पर सबसे कॉमन कौन सा है अगर R और F क्या है कांस्टेंट करते तो फिर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड तो इस्तेमाल कैसे होगा इंटेंसिटी 1 इंटेंसिटी 2 एम्पलीट्यूड 1 स्क्वायर एम्पलीट्यूड 2 स्क्वायर इस तरह सिमिलरली अगर आप एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करते हैं तो इंटेंसिटी का सेपरेशन के साथ रिलेशनशिप क्या बन जाएगा इनवर्स स्क्वायर तो एक वक्त में किसी एक क्वांटिटी के साथ इसको कंपेयर करेंगे बाकी दो को फिक्स रखेंगे सही है देन इट विल बी पॉसिबल फॉर यू कि आप 30-35 सेकंड्स में कोई क्वेश्चन को आंसर कर सकें क्लियर हो गया पॉइंट सबसे ज्यादा इसका प्रोबेबल यूज ये होता है इन दो क्वांटिटीज को कांस्टेंट रखते हैं बट याद रखिएगा कि ये भी दो फैक्टर्स हैं और क्या रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप है राइट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कांस्टेंट्स ऑफ दिस इक्वेशन इसलिए क्योंकि हमें रिलेशनशिप कंपैरिजन में ही इस्तेमाल करनी है तो इसलिए हम इसको इस स्टाइल में देख रहे हैं क्लियर हो गया बेटा कंफ्यूजन है थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे इट्स अ लेंथी चैप्टर